हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट करते हैं FET। ठीक है, ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे FET। FET मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें ट्रांजिस्टर और, ठीक है, ट्रांजिस्टर और FET की बात करें तो ट्रांजिस्टर थे वो हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे थे? वो हम कंट्रोल कर रहे थे IB। अगर आप IB को 4 एम्पियर दे रहे हो तो उसके, ठीक है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट आता है। तो अगर हम IB को कंट्रोल करें तो IC कंट्रोल हो सकता है। तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमें उसको हम क्या बोल सकते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम करंट कंट्रोल्ड डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस बोल सकते हैं, क्योंकि IB से हमारे पास IC ने चेंज होना है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हमारे करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और जो FET हैं वो हमारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये हम जब उसकी वर्किंग करेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्यों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये है हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अब हम पहले इसकी वर्किंग इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के FET होते हैं। एक होता है हमारे पास N चैनल FET, N चैनल FET, और एक होता है हमारे पास P चैनल FET। ठीक है, अब N चैनल का क्या मतलब है? ये हमारे पास N टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। हमने क्या किया है, उसका इतना पोर्शन निकाल दिया। ठीक है, N टाइप मटेरियल लिया, उसका इतना पोर्शन निकाल दिया। ठीक है, अब ये निकाल के हमने क्या किया है, यहाँ पे P की फिलिंग कर दी, P टाइप सेमीकंडक्टर की फिलिंग कर दी। तो इस यहाँ पे क्या है, जो मटेरियल है वो पहले हमारा N था ना। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे N चैनल FET। अगर हम पहले मटेरियल लें P टाइप का मटेरियल था, इतना पोर्शन हमने निकाल दिया। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, N टाइप की फिलिंग कर दी, N टाइप सेमीकंडक्टर की फिलिंग कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया है, P चैनल। ठीक है, चैनल मीन्स करंट हमारा ऐसे फ्लो होना है यहाँ से। ठीक है, इस चैनल से फ्लो होना है। तो यहाँ पे चैनल क्या है, N टाइप मटेरियल का है, तभी इसे N चैनल FET बोला गया है। करंट यहाँ से फ्लो होना है, मटेरियल कहाँ कौन सा है, ये P का बना हुआ है, तो इसे हम P चैनल FET बोलते हैं। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें हम, ठीक है, ट्रांजिस्टर और FET का, ट्रांजिस्टर में एक ही टाइम पे करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो होता है और होल्स की वजह से भी फ्लो होता है। बट अगर हम FET की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। ठीक है, यूनिपोलर डिवाइस मीन्स जा तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा होगा या फिर होल्स की वजह से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो N चैनल है तो इसमें करंट कैरियर कौन से हैं? ठीक है, करंट कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें करंट कैरियर्स, ठीक है, क्यों कौन से होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि P टाइप मटेरियल है। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर बाइपोलर डिवाइस है, एक ही टाइम पे करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो होता है और होल्स की वजह से भी फ्लो होता है। बट जो हमारे पास FET है वो हमारे पास क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। एक ही टाइम पे एक की वजह से ही करंट फ्लो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा या फिर होल्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें N चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा और P चैनल में होल्स की वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम पहले
जैसे इसको ही समझते हैं, ठीक है, और इसकी आगे बाइसिंग करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं कि ये काम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका सिंबल देखो कैसा होगा, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर एन चैनल है तो एरो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर P है, ये हमारे पास N चैनल है, ये P चैनल है, ठीक है। अगर P चैनल है तो एरो बाहर की तरफ जाएगा। अब इसमें भी 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं, ठीक है। FET में भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स कौन से होते हैं? एक होता है गेट, ठीक है, एक होता है हमारे पास सोर्स और एक होता है हमारे पास ड्रेन, ठीक है। अगर हम ट्रांजिस्टर की, ये FET में है, अगर आप इसके पैरेलल ही ट्रांजिस्टर की बात करोगे तो कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं, उसमें भी 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है बेस, ठीक है, एक होता है हमारे पास अमीटर और एक होता है हमारे पास कलेक्टर। देखो उसके ही पैरेलल हैं, ठीक है। अगर उसमें बेस है तो उसका नेम गेट हो गया है, अगर वहाँ पे अमीटर है तो यहाँ पे सोर्स हो गया है, अगर कलेक्टर है तो यहाँ पे ड्रेन हो गया है, ठीक है। अब देखो ये जो टर्मिनल है ये हमारा गेट है, ठीक है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा ड्रेन है और ये सोर्स है। ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब अगर आप ट्रांजिस्टर के साथ हम अगर इसका कंपैरिजन करें, ट्रांजिस्टर में हम जो अमीटर टर्मिनल, ठीक है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर, जो अमीटर और कलेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम अमीटर पे एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, यही काम करते हैं। अब इसमें FET में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गेट का एरो अंदर की तरफ है तो N चैनल है और अगर गेट का एरो बाहर की तरफ है तो P चैनल है। यहाँ पे ड्रेन और सोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सोर्स भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे ड्रेन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है वहाँ पे तो डोपिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे तो डोपिंग का कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन मटेरियल में जो डोपिंग है वो थ्रू आउट, ठीक है, सेम रह रही है। तो चाहे आप इसको ड्रेन लिखो चाहे इसको सोर्स लिखो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों क्या है, इंटरचेंज, हम इन दोनों टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट भी है हमारे लिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हम इन दोनों टर्मिनल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनमें डोपिंग का डिफरेंस आ जाएगा, बट हमारे पास FET में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हम दोनों टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा गेट बनेगा, ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारा ड्रेन है और ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। तो ये था उसका सिर्फ सर्किट सिंबल और कंपैरिजन विद ट्रांजिस्टर। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग। अब अगर हम वर्किंग में देखें, ये हमारा P है, ठीक है, हम N चैनल की बात कर रहे हैं, हम N चैनल मटेरियल की बात कर रहे हैं। N चैनल मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है,
मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स भी हैं। ये हमारे पास सोर्स है और ये होता है ड्रेन। अब देखो वहाँ पे हमने इनपुट को फॉरवर्ड बायस रखना होता है, ट्रांजिस्टर की बात कर रही हूँ, उसमें हमने इनपुट को मींस एमिटर और बेस को हमने फॉरवर्ड बायस रखना होता है और आउटपुट वाले को हमने रिवर्स बायस करना होता है। अब इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं, इसमें हमने सोर्स को फॉरवर्ड बायस करना है, सोर्स वाली तरफ देखो, क्योंकि है तो ये यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है मटेरियल, ठीक है। तो हमने सोर्स को फॉरवर्ड बायस करना है, मींस इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट करो और इसके साथ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इस बैटरी को हम क्या बोल सकते हैं, VDD, ठीक है। इस बैटरी को हम VDD बोल सकते हैं या फिर VDS भी बोल सकते हैं, ड्रेन सोर्स के बीच में, ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास एक कनेक्शन होता है, ये हमारा गेट है, गेट और सोर्स के बीच में, ठीक है। वो हम कनेक्शन क्या रखते हैं, गेट को हमने फॉरवर्ड बायस रखना, रिवर्स बायस करना होता है, गेट को हमने रिवर्स बायस करना होता है, ठीक है। अगर गेट को रिवर्स बायस करना होता है तो P को कनेक्ट कर दो नेगेटिव के साथ, ठीक है, P को कनेक्ट कर दो नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब इस बैटरी को हम VGS बोल सकते हैं, VGS, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे कनेक्शन होते हैं, गेट को हमने रिवर्स बायस करना होता है और सोर्स को हमने फॉरवर्ड बायस करना होता है। तो पॉजिटिव कनेक्ट हुआ नेगेटिव के साथ, तो ये क्या बन गया है, रिवर्स बायस बन गया है, ठीक है। अब हम अगर इसकी वर्किंग देखें, वर्किंग देखने से पहले स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारा VGS है वो ज़ीरो है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम VGS को ज़ीरो मान के चलते हैं। अभी हमने ये बैटरी को ऑन नहीं किया है, ये ऑफ है अभी, ठीक है। हमने क्या किया है, इस बैटरी को ऑन करते हैं। अगर इस बैटरी को ऑन किया तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, इस तरफ VDS है और इस तरफ क्या है, ID, ड्रेन करंट, ठीक है। ID क्या है, ड्रेन करंट। आप देखो ये जैसे ही इसको ऑन किया तो नेगेटिव कनेक्ट है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करता हुआ इस तरफ पुश करेगा, इनको ऊपर की तरफ पुश करेगा। और यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या करना है, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये नेगेटिव चार्जेस ऐसे अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो ऐसे फ़्लो करेगा, ठीक है। ड्रेन करंट उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो ड्रेन करंट ऐसे फ़्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने बैटरी ऑन की, हमारे पास जो चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, पॉजिटिव ने यहाँ से खींच लिया, तो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर गया, ठीक है। जैसे जैसे आप VDS इंक्रीज़ कर रहे हो, करंट इंक्रीज़ हो रहा है, करंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरफ तो फॉरवर्ड बायस है, तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये एक N चैनल है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक P टाइप है, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनी होगी, ठीक है। ऐसे ही P यहाँ पे N के साथ कनेक्ट है, जैसे ही हम P और N टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। जैसे ही हम P और N टाइप मटेरियल को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर बन गई, ठीक है, बनी हुई है। जब भी हमने कनेक्शन लगाए हैं, बैटरी ऑन करने से पहले ही ये बनी हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया, इस तरफ तो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो यहाँ से तो ये डिप्लीशन लेयर कम होनी स्टार्ट होगी, बट यहाँ से ये रिवर्स बायस है, क्योंकि N टाइप मटेरियल है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, तो ये रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस है तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम होती है
और रिवर्स वाइज में हमारे पास डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको इंक्रीज करते जा रहे हो, ये डिप्लीशन लेयर ऐसे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये इंक्रीज होती होती एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे को टच करने वाली होंगी, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे को टच करने वाली होंगी। अब जब ये टच करने वाली होंगी उस टाइम जितनी इसकी वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वीपी क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब सेम इसमें भी होता है जैसे ट्रांजिस्टर में होता है, उसमें भी तो ऐसा था कि हमारे पास बेस करंट में जितने होल्स थे वही आगे जाएंगे। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया है, आप ये इंक्रीज़ करते जा रहे हो, रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ होती जा रही है। रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ होने का मतलब कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी एक पॉइंट पे ये टच करने वाले होंगे एक दूसरे को। जैसे ही ये टच करने वाले होंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी बैटरी की उसको हम बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। अब देखो हमारे पास क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने यहीं से जाना है, इलेक्ट्रॉन्स ने यहीं से जाना है, ठीक है। पर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब आपके पास सिर्फ इतना जगह बची है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से सोर्स से ड्रेन तक जाना है तो उसे कोई रास्ता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से अब इतना बच गया है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम इतनी जगह बची है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, उसके पीछे ऐसे करके एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि एक डोर है, ठीक है, उसमें 2% जाने की जगह है, तो पहले 2 जाएंगे, फिर उसके पीछे फिर और 2, फिर उसके पीछे फिर 2, ठीक है। तो ऐसे ही करके चले जाएंगे। बट अब हमारे पास एक एक करके, ठीक है, सपोज कर लो कि पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर उसके पीछे एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने ही की जगह है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की जगह है तो एक ही जाएगा, फिर उसके पीछे एक और। तो ऐसे करके हमारे पास क्या हो गया है, करंट कांस्टेंट हो गया है। जैसे डोर, ठीक है, डोर में 2% गए, फिर उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे 2, ये क्या है, एक चीज़ कांस्टेंट ही हो गया है। तो हमारे पास जैसे ही पिंच ऑफ वोल्टेज आती है, अब जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसके लिए जगह क्या है, कांस्टेंट हो गई है कि हाँ एक ही जाएगा, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे एक। तो हमारे पास करंट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। पहले तो जितने मर्जी जा रहे थे, यहाँ से 10 निकले तो 10 चले गए, ठीक है, फिर वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर 20 हो गए, 30 हो गए। बट अब इतनी वोल्टेज हो गई है कि अगर जितने 10 30 बने थे, अब 30 के 30 यहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक है। अब उससे ज़्यादा वो पास नहीं हो सकते। वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, इसने, ठीक है, इसने 40 कर दिए, ठीक है। सपोज कर लो, ऐसा समझ सकते हो, पहले हमने वोल्टेज इंक्रीज़ की, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज़ की, ये क्या थे 30 वोल्टेज आपने इंक्रीज़ की, ठीक है, VDS को इंक्रीज़ किया, ठीक है, जैसे 1 वोल्ट था तो आपके पास सोर्स ने करंट निकाला, सोर्स ने इलेक्ट्रॉन निकाले 10, ठीक है। तो 10 इजीली चले गए क्योंकि अभी तक यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर नहीं हुई थी। तो आपने VDS को इंक्रीज़ किया 2 वोल्ट, अब आपके इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकले 20, तो वो 20 यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब आपने VDS कर दिया 3 वोल्ट, अब आपके पास ये 30 पहुँचे हैं, ठीक है, 30 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब VDS आपने कर दिया 4 वोल्ट, अब आपके पास ID, ठीक है। अब जैसे ही आपने 4 वोल्ट किया, ये पिंच ऑफ कर गया है, अब आपके पास जगह कम रह गई है, ठीक है, जगह आपके पास अब 30 इलेक्ट्रॉन जाने की ही है। तो 30 के पीछे 30 ऐसे चलते जाएंगे। आप चाहे यहाँ से जितने मर्जी, चाहे 60 निकालो, चाहे 70 निकालो, बट यहाँ से जाने की जगह ही अगर 30 की है, पहले 30 जाएंगे, फिर उसके पीछे 30, तो ऐसे करके करंट क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट जैसे ही पिंच ऑफ आया तो हमारा करंट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इस पॉइंट पे करंट कांस्टेंट हो गया है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन रीजन। अगर आप इस रीज़न को देखोगे, इतने को, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो, करंट इंक्रीज़ हो रहा है,
तो ये क्या होता है, ओम्स लॉ में ही होता है। तो इतने रीज़न को हम ओहमिक रीज़न भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतने रीज़न को हम ओहमिक रीज़न भी बोल सकते हैं। ये हमने कब बनाया है, अभी तक हमने VGS को ऑन नहीं किया है, अभी तक हमने ये बैटरी को ऑन नहीं किया है, हम सिर्फ इस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका ग्राफ, जब VGS 0 है, VDS इंक्रीज करते हैं तो ID कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम VGS को लेके आए, अब इसको ऑन करते हैं, अब VGS को ऑन किया, ठीक है। तो VGS को ऑन किया, हमने क्या दी हुई है, रिवर्स बाइसिंग मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो, -1 वोल्ट दे दिया, ठीक है। इसको ऑन किया, नेगेटिव जा रहा है, रिवर्स बाइसिंग जा रही है तो नेगेटिव दिया। अब आपने इसको भी ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दे रहा है, ठीक है। पहले आपने 1 वोल्ट दिया, VDS 1 वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन गए, बट ये भी बैटरी ऑन है। अगर ये ऑन है तो रिवर्स बाइसिंग हो रही है, यहाँ से भी ये ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। आपने 2 वोल्ट दिया, 20 आया, बट 20 पे डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, ठीक है। 20 पे डिप्लीशन लेयर बढ़ गई क्योंकि VGS भी इसको रिवर्स बाइस कर रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ VDS रिवर्स बाइस कर रहा था, उसे टाइम लग रहा था रिवर्स डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने में, बट अब 2 बैटरीज काम कर रही है, VGS ने भी इसको रिवर्स बाइस किया है तो वो भी तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही आप 2 वोल्ट पे थे, अब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो चुकी है, मीन्स पिंच ऑफ हो चुकी है। अगर आप 3 वोल्ट पे जाओगे, अब 3 वोल्ट पे जाओगे तो अब 30 तो दे दिए सोर्स ने, बट जगह ही नहीं है, जगह 20 की है, तो 20 के पीछे 20, 20 के पीछे 20, ऐसे ही चलते जाएंगे तो करंट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा सैचुरेट हो गया है, ठीक है। अब देखो जो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज है, पहले वो 4 वोल्ट पे आ रही थी, अब कितने पे आ गई है, 3 वोल्ट पे आ गई है, ठीक है। तो जैसे ही हम VGS वाली बैटरी को ऑन करते हैं, हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज डिक्रीज हो गई है। तो ये कुछ ऐसे हो गया है, ये हमारी कुछ ऐसे हो गई है, ठीक है। VGS को क्या कर दिया मैंने, -1 वोल्ट कर दिया, तो अब आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज ये आ गई है, ठीक है। अब और इंक्रीज़ करोगे इसको, VGS को और इंक्रीज़ करोगे, अब और ज़्यादा छेती आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज आएगी, तो उतनी जल्दी करंट, VGS को आपने 2 वोल्ट कर दिया तो अब यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये चलती जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप VGS को इंक्रीज़ कर रहे हो, आपके पास क्या हो रहा है, पिंच ऑफ वोल्टेज ज़्यादा जल्दी आ रही है, पिंच ऑफ वोल्टेज कम होनी स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर ज़्यादा छेती बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये VGS ऐसे काम करता है, तभी इसको बोला जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। आप वोल्टेज VGS से करंट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं IDSS, ठीक है। IDSS ये हमारे पास क्या है, ड्रेन सोर्स करंट, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। कब है? जब हमारे पास VGS 0 है, क्योंकि अगर VGS 0 है तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आप VGS को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे VGS -3 वोल्ट हो गई, VGS इंक्रीज़ करते जा रहे हो, ID करंट देखो डिक्रीज़ हो रहा है, अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू कब आएगी? जब हमारा VGS 0 होगा। तो IDSS हमारे पास क्या है, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। कब? जब VGS 0 है। तो ये हैं हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET, ठीक है। अब एक हमारे पास होती हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, हम यहीं पे बना लेते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये क्या है, आपने VGS की तरफ बनाना है, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स आपने ग्राफ बनाया है, आउटपुट
करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स मीन्स ग्राफ बिटवीन ID एंड VDS व्हेन VGS को आपने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स या फिर इसको इनपुट करेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स तो ये क्या होंगी? ग्राफ बिटवीन ID एंड VGS, ठीक है। अब यहाँ पे VDS को कांस्टेंट करना है, जैसे हम सेम किसके लिए करते हैं? ट्रांजिस्टर के लिए करते हैं, ठीक है। तो VGS, अब देखो इस पॉइंट पे VGS की वैल्यू 0 है, तो ये है। इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे VGS की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया। अब आपने VGS को इंक्रीज़ किया, अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, आपकी वैल्यू -1 वोल्ट, फिर -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, फिर -4 वोल्ट, ऐसी चलती जाएगी, ठीक है। अगर आपने -1 वोल्ट किया है, देखो करंट की वैल्यू ये आई है, करंट की वैल्यू ये आई है, ठीक है। 2 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू ये रह गई, 3 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू ये रह गई, फिर ऐसे ही ये चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ये है ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, ठीक है। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स मींस आपने ID और VGS के बीच में ग्राफ बनाना है, यहाँ पे VDS को कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास FET की हमारे पास क्या बोल सकते हो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ID, ये क्या है? ड्रेन करंट, ये किसके इक्वल होती है? IDSS 1 - VGS/VP स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या है? ड्रेन करंट, यहाँ पे लिख देते हैं ID क्या है? ड्रेन करंट, IDSS क्या है? ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट एट VGS 0, ठीक है। और VGS क्या है? गेट सोर्स वोल्टेज है, और VP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये इक्वेशन FET में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इस पे मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ और टर्म्स करते हैं जो कि बहुत यूज़ हो जाती हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है। ट्रांसकंडक्टेंस, अब इसमें भी हमारे पास जैसे हमने ट्रांजिस्टर वाले में किया था, एक DC फैक्टर निकालेंगे, मींस ID बाय क्या हो जाएगा? VGS। एक हमारे पास होगा AC फैक्टर, ठीक है, ये क्या होगा? करली ID बाय करली VGS, ठीक है। यहाँ पे ID का डेरिवेटिव कर दो VGS के साथ और वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब ये क्या है? AC और DC फैक्टर हमारे पास क्या है? जैसे ID है, ठीक है, एक VGS है, VGS और ID है, आपने इसको इंक्रीज़ किया 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट किया तो ये 4 हो गया। फिर आपने क्या किया है? क्योंकि VGS वैसे हमारे पास FET में VGS के इंक्रीज़ होने से क्या होता है? ID कम होता है, ठीक है। तो जैसे ये 10 वोल्ट था, आपने कर दिया इसको 5 वोल्ट हो गया, फिर ये आपने कम किया, ठीक है, ये आपने कम किया 8 पे किया, तो ये आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। VGS को डिक्रीज़ करते जाओगे, IDS इंक्रीज़ ID इंक्रीज़ होता जाएगा। अब DC मतलब कि जैसे अब आपके पास 8 हो गया है, ठीक है, 8 जब वोल्टेज की तो करंट कितना हो गया है? 7,
तो 7/8, ठीक है। अब आपने 8 वोल्ट कर दी है तो करंट कितना है 7। बट ये AC का मतलब क्या होता है, दोनों में चेंज कितना है 2, दोनों में चेंज कितना है 2, तो यहाँ पे ID किसके इक्वल होगा 2/2 के, इतना डिफरेंस होता है। DC में मीन्स अब वैल्यू कितनी हो गई है और उसके करॉस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू कितनी हो गई है। AC मीन्स कि आपके पास चेंज कितना किया है आपने और आउटपुट में चेंज कितना हुआ है, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDS बाय इनपुट वोल्टेज VGS है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जैसे हमने ट्रांजिस्टर में किए थे। अब हम FET के पहले कुछ सर्किट को सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। तो हमारे पास पहले सर्किट बनाते हैं इसका। ये हमारे पास एक एरो अंदर की तरफ है तो N चैनल FET है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है RS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे V, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये RD है और करंट जा रहा है ID। यही करंट नीचे जाएगा, ठीक है, यही करंट हमारा ID नीचे जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही चैनल में हैं, ठीक है। जो करंट सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऊपर ही पहुँचेंगे, तो ID करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद ये हमारा VDD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास RG है और यहाँ पे VG वोल्टेज होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे VG वोल्टेज होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये सर्किट है हमारा के, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब मेथड आपने बिल्कुल सेम रखना है जैसे ट्रांजिस्टर की तरह हम सॉल्व करते हैं। एक हमने लूप लगानी है यहाँ पे और एक हम लूप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट पे तो लूप लगाने की मोस्टली ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, पहली बात, जो करंट होता है गेट के अक्रॉस, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है, इसको हम निग्लिजिबल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गेट रिवर्स बाइस होता है, ठीक है। ये क्यों ज़ीरो है? क्योंकि गेट टर्मिनल हमारा रिवर्स बाइस होता है, ठीक है। गेट टर्मिनल रिवर्स बाइस है तो निग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा और इसको हम ज़ीरो ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जो इन दोनों, क्योंकि ये हमारा गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VGS होगा। तो यहाँ से देखो VG, यहाँ पे लूप लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अप्लाई KVL रूल एट इनपुट, तो VG यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VGS, फिर हमारे पास इसके क्रॉस कितना होगा, आप मान सकते हो कितना वोल्टेज है, ID इंटू RS, ID इंटू RS इज इक्वल टू ज़ीरो। तो VGS की देखो वैल्यू निकल आई, कितनी है, VG माइनस ID RS। या फिर आप इसको बोल सकते हो, इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है, VS, ठीक है। तो VG माइनस VS, और VS किसके इक्वल है, ID और RS के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस सोर्स किसके इक्वल है, ID इंटू RS, और VGS किसके इक्वल है, VG माइनस VS के इक्वल है। अब
ये है जो ऐसा सर्किट आ गए, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्किट आ जाए, ये है एन चैनल FET है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे एक, ये हम लास्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर वाले में कर चुके हैं, सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है और ये कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा गेट है, तो यहाँ पे सब जगह क्या होगी, VG वोल्टेज होगी, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, यहाँ पे ID करंट फ्लो होगा और इसके क्रॉस भी ID करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस टाइप का सर्किट बनाना है, ठीक है, देखो इसका इक्विवेलेंट यही बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे यही बन जाएगा। एक VG है, ठीक है, आप ना इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हमने ट्रांजिस्टर वाले में इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया था, अगर हमने यहाँ पे इनपुट पे लगाना है तो हमें एक गेट पे रजिस्टर चाहिए और एक उसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और ये तो हमारे पास बना ही हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसी लगाया था हमने, एक यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज, ठीक है, ये हमारे पास VG हो जाएगी, इसको हम RG से लिखते हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। VC लिख रही हूँ, वही ट्रांजिस्टर वाली नोटेशन है, VDD लिखो यहाँ पे, ये RD हो जाएगा, ठीक है, ये RD और इसके क्रॉस करंट ID वही नीचे जाएगा, ये RS और यहाँ पे ये भी क्या है, RS है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट याद करो, हमने ट्रांजिस्टर वाले में ऐसे ही किया था। अब हमें RG और VG की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रही है VD, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे VG है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, फिर ग्राउंड किया हुआ है, ये R1 है, ये R2। VG फाइंड करना है बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से देखो, ये है इस पॉइंट के नीचे कितनी वोल्टेज है, R2 डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज कितनी है, R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू सोर्स कहाँ से वोल्टेज आ रही है ऊपर, VDD हो जाएगा, ठीक है। VG निकला है हमारा, VG ये आ गया है R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू क्या हो जाएगा, VDD, ठीक है। अब हमें RG की वैल्यू चाहिए, तो RG की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर से करंट आ रहा है, सपोज कर लो I, ठीक है, एक करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा, तो करंट डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ये सर्किट क्या हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर पैरेलल में है तो हम पैरेलल में वोल्टेज कैसे निकालते हैं, RG किसके इक्वल होगा, पैरेलल में ऐसे लिखते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो RG की वैल्यू कितनी आ गई है, R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लूप लगाओ, जो गेट के अक्रॉस करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग की वजह से, तो IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, IG 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें, यहाँ से VG से स्टार्ट करते हैं, VG IG करंट 0 है, नहीं लेते, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VGS है, फिर आएगा ID इंटू RS, फिर हम 0 पे पहुंच गए। तो VGS इज इक्वल टू VG माइनस ID RS, इसको हम क्या लिख सकते हैं, VS,
ठीक है, और वी एस किसके इक्वल होता है, आई डी इंटू आर एस। मैथड बिल्कुल सेम है इसका भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एफईटी में हम कैसे सॉल्व करते हैं सर्किट्स को। अब देखो इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस the source resistor is 1 volt, the drain voltage हमें फाइंड करनी है, ठीक है, कितनी होगी। और इसका सर्किट कुछ ये गिवन है, ये एक एन चैनल एफईटी है, 2 मेगा ओम, ये गिवन है 500 ओम, यहाँ पे 25 वोल्ट है, रजिस्टर लगा हुआ है 5 किलो ओम का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखो रजिस्टर कितना फ़र्क है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये हमारे पास सोर्स टर्मिनल है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये ड्रेन है तो ये आर जी की वैल्यू है, आर जी की वैल्यू देखो मेगा ओम्स में गिवन है, ये हमारा सोर्स है तो आर एस की वैल्यू ये गिवन है, और ये है आर डी की वैल्यू। हम तभी बोलते हैं कि जो हमारे पास करंट अक्रॉस दी गेट रजिस्टर वो ज़ीरो होता है। क्यों, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास हमें फाइंड करना है वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज मींस इस टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज आएगी, इसको हम वी डी लिख लेते हैं। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना है आपने, ठीक है। तो 25 माइनस इसके क्रॉस आई डी, ठीक है, करंट मान लेते हैं आई डी इंटू 5 किलो माइनस क्या हो जाएगी, वी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू 25 माइनस आई डी इंटू 5 किलो। अब क्या हमें आई डी की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में आई डी की वैल्यू तो नहीं गिवन है, बट उन्होंने गिवन है द वोल्टेज अक्रॉस दी सोर्स रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी गिवन है, मीन्स वी एस गिवन है 1 वोल्ट। हम एक एक्सप्रेशन कर चुके हैं कि जो वी एस किसके इक्वल होता है, आई डी इंटू आर एस। तो यहाँ से आई डी की वैल्यू आ जाएगी वी एस बाई आर एस। वी एस की वैल्यू 1 वोल्ट, आर एस की वैल्यू 500, तो ये 1/500 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 25 1/500 इंटू 5, ये किलो है तो 10⁻³ ओम, ठीक है। तो यहाँ से ये 5000 3 zeros आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 500, ये कैंसिल, तो 25 माइनस 50 तो 25 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 25 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर हमने, क्योंकि हमने इनपुट पे लूप लगाई थी, अगर हमने आउटपुट पे लूप लगानी हो तो वो क्या होगी, हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, वी जी, ये हमारे पास आर एस, आर जी, ठीक है, ये ड्रेन, ये गेट और ये सोर्स है,
ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है आर डी और करंट जा रहा है आई डी, इसके क्रॉस भी करंट आई डी जाएगा, फिर ये वी डी डी। हमने यहाँ पे लगाई थी KVL रूल, अब आउटपुट पे लगाओ KVL रूल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे वी डी डी माइनस आई डी आर डी, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी डी एस माइनस वी डी एस, फिर यहाँ पे पहुँचोगे आर एस, करंट कितना है आई डी, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम वी डी एस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी वी डी डी, ये उस तरफ जाके प्लस माइनस आई डी आर डी माइनस आर एस आई डी कॉमन आ रहा है, वी डी डी माइनस आई डी कॉमन है, आर डी प्लस आर एस, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास आउटपुट से इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रांजिस्टर में किया था वैसे ही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो सिर्फ आपको सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेड करते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, in the circuit as shown, the voltage at test point P is 12 volt and the voltage between gate and source is -2 volt. The value of resistor in kilo ohm is, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 42 B 56 C 48 D 70। और इसका सर्किट देखो क्या गिवन है, ये है और यहाँ पे ये लगा हुआ है आपके पास V आउटपुट VDD है, ये आपको 16 वोल्ट गिवन है। यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसको किया हुआ है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, 4 किलो ओम 42 किलो ओम और ये R है। ठीक है, उसके बाद चल में यहाँ पे भी एक रजिस्टर आना है। ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं इसको। ये है आपके पास 2 किलो ओम। ठीक है, यहाँ पे है VDD की वैल्यू 16 वोल्ट। यहाँ पे रजिस्टर है, फिर यहाँ पे रजिस्टर है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारे पास। N चैनल FET है, ये R गिवन है, ये 42 किलो ओम गिवन है, ये 4 किलो ओम गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट P है। पहले ये क्वेश्चन को, क्योंकि हम ऐसा वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले खुद से इसको जल्दी से ट्राई करके बताओ, देखते हैं किसी का आंसर आता है क्या।
तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ऐसा सर्किट है जिस पे हमें पहले तो इसका आर इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे, ये एक है, ठीक है, क्योंकि हम इसको तो कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टर है 4 किलो ओम का, फिर यहाँ पे लगी हुई है VDD इज इक्वल टू 16 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये है 2 किलो ओम का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया और यहाँ पे VG हो जाएगा, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो हमें VG और ये RG मीन्स इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो RG की वैल्यू मीन्स इस पॉइंट पे वोल्टेज VG है, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर रूल की तरह लग रहा है। तो ये VDD, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है और नीचे ग्राउंडेड है। तो ये R है, ये 42 किलो ओम है और इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है। तो बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, तो VG किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट के नीचे कितनी वोल्टेज है 42 किलो ओम डिवाइडेड बाय टोटल R प्लस 42 किलो ओम और साथ में क्या आ जाएगा सप्लाई VDD, ठीक है। तो VG इज इक्वल टू 42 किलो है तो 10⁻³ R प्लस 42 किलो है तो 10⁻³ VD की वैल्यू 16 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो VG की वैल्यू इतनी आ गई है। अब RG की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली है हमने, ठीक है, ये निकाली है। अब RG की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर यहाँ से करंट आ रहा है I, ठीक है, ये करंट कुछ है यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे, तो करंट डिवाइड हो रहा है मीन्स ये पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो हम कैसे फाइंड करते हैं RG की वैल्यू, RG इज इक्वल टू R, ठीक है, 42 किलो ओम, पहले प्रोडक्ट फिर प्लस कर दो, ये हो जाएगा। अब पहले हम इनपुट पे लगाते हैं, ठीक है, और हमें कुछ और गिवन है, यस ये P पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज गिवन है, कितनी गिवन है, वोल्टेज हमें कितनी गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। तो हम पहले इस सर्किट से देखो, ये करंट ID है, वही करंट नीचे जाना है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इतने सर्किट को देखो तो हम लगा सकते हैं VDD माइनस ID RD, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को RD, फिर माइनस VP इज इक्वल टू 0, इतने सर्किट पे लगा सकते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो VD की वैल्यू कितनी है 16 माइनस ID R की वैल्यू 2 किलो माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 12 4 माइनस ID इंटू 2 इंटू 10⁻³, ठीक है, ओम हो जाएगा। तो 4 बाय ये नीचे 4 इज इक्वल टू उस तरफ जाके प्लस बनेगा ID इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो 4 बाय 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ID, ये ऊपर ले जाओ तो 4 पहले तो ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ID की वैल्यू 2 मिली एम्पियर हो जाएगी, ठीक है, ID की वैल्यू 2 मिली एम्पियर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, इन दिस सर्किट एज शोन द वोल्टेज एट द टेस्ट पॉइंट is 12 volt and the voltage between gate and the source is -2 volt means हमें जो ये VGS है, ठीक है, VGS कितना गिवन है -2 वोल्ट और हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू तो अगर हम इनपुट पे लगाएंगे लूप तभी निकल सकती है, तो इनपुट पे लगाई लूप तो क्या बन जाएगा, अप्लाई KVL रूल एट इनपुट। तो VG इसके क्रॉस करंट 0 होता है, ठीक है, IG हमारा 0 हो जाएगा तो हम ये कंसीडर ही नहीं करते हैं। फिर माइनस VGS, फिर RG कितनी है करंट ID इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4 किलो ओम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो VG की वैल्यू कितनी थी
वी जी की वैल्यू तो हमने इरेज कर दी है यहाँ पे। इसकी वैल्यू थी आपके पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट देख लेते हैं इसको, (42), ठीक है, R प्लस 42 किलोम और साथ में सप्लाई आ रही थी 16, ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है, माइनस VGS की वैल्यू -2 वोल्ट गिवन है हमें, माइनस ID की वैल्यू हमने 2 मिली एम्पियर निकाली है, इंटू 4 किलो मीन्स 10⁻³ लिख सकते हो, मिली को 10⁻³ तो यहाँ से -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब 42, ठीक है, पहले तो किलो को 10⁻³ लिखा, इंटू 16 R प्लस 42 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस +2 वोल्ट, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 - 2 6 हो जाएगा, R प्लस 42 इंटू 10⁻³ -6 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लो, ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 इंटू 10⁻³ इंटू 16 - 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R प्लस 42 इंटू 10⁻³ = 0, यही होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय ये है R प्लस 42 इंटू 10⁻³, ये तो उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो 42 इंटू 10⁻³ इंटू 16 - 6 R -6 इंटू 42 इंटू 10⁻³ = 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 70 किलो, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, सर्किट पता होना चाहिए। अब इसका ही एक और क्वेश्चन करते हैं। Question number 3, an n-channel junction field effect transistor has 5 milliampere source to drain current at shorted gate IDSS and 5 volt pinch off voltage VP. Calculate the drain current in milliampere for a gate source voltage VGS of -2.5 volt. The answer should be up to 2 decimal places. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं कि एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, हैज़ अ 5 milliampere current to drain source to drain
करंट एट शॉर्टेड गेट मीन्स जब VGS की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, शॉर्ट किया हुआ है तो VGS की वैल्यू 0 है, मीन्स हम उसको IDSS ही बोलते हैं। तो IDSS की वैल्यू 5 मिली एम्पियर गिवन है एंड पिंच ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट पिंच ऑफ वोल्टेज है। कैलकुलेट दी ड्रेन करंट, ID फाइंड करना है, ठीक है, फॉर अ गेट सोर्स वोल्टेज VGS हमें गिवन है -2.5 वोल्ट। तो ये आपको सारी टर्म्स गिवन है, ID फाइंड करना है, तो इसका तो हम एक फॉर्मूला कर चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP होल स्क्वायर। ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो ID निकल जाएगा। तो IDSS की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS की वैल्यू -2.5 बाई VP की वैल्यू 5 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2.5 बाई 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया 5 मिली एम्पियर, 5 + 2.5 बाई 5, ठीक है। वैसे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कट के 5 और ये कट के 2 आ जाएगा, तो ये देखो 1 + 1/2 बन जाएगा, 3/2, 5 मिली एम्पियर 3/2 का होल स्क्वायर, तो 5 मिली एम्पियर इंटू 9/4। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है इसका आंसर? तो ये आ रहा है 1.25 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो ID की वैल्यू हमारे पास 1.25 मिली एम्पियर आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं सर्किट्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारे पास FET। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट टॉपिक, ठीक है, हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का MOSFET। थैंक यू।